हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक सुपर वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी साइंस बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका के बारे में। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका। दोस्तों कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक ऑपरेशनल इकाई है। कोशिका की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी, परंतु जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों के बाद 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। दोस्तों कोशिका सिद्धांत, जिसे सेल थ्योरी का प्रतिपादन कहते हैं, सेल थ्योरी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन एमजे स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों, जंतु प्लस पादप का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीवद्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। जीवद्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व स्वान ने। गाल्जी काय की खोज की थी कैबिलो गाल्जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड अल्टमान ने। राइबोसोम जीई पैलेट ने। और लाइसोसोम सीडी डुवे ने। और क्रोमैटिन फ्लेमिंग ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। दोस्तों विषाणु वायरस प्रारंभिक सूक्ष्म जीवी, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इसीलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर लागू नहीं होते। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी, इन्फेक्शस पैरासाइट हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर होकर स्वयं की प्रकृति रेप्लिका बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्राणु। दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक एवं सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि न्यूक्लियाइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती हैं, जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो भागों में विभाजित की जाती हैं। एक है जंतु कोशिका, दूसरी पादप कोशिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। प्रश्न कह रहा है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक। दोस्तों हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। लवक प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट।
दोस्तों हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर कौन सा? हरित लवक। अगला प्रश्न है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानव में। दोस्तों कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित एक पारगम्य आवरण है जो कोशिका के चारों ओर स्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जंतुओं, मानव एवं अन्य जंतु एवं प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। इसमें शामिल किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। दोस्तों जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों, सूत्र, छड़ तथा गोलक के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। दोस्तों कोशिकी उपापचय सेलुलर मेटाबॉलिज्म में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और उसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। ये घटना आत्मलयन, ऑटोलिसिस कहलाती है। फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग्स कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम को। दोस्तों राइबोसोम लगभग गोलाकार सघन सूक्ष्म कण होते हैं जो अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहा जाता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य अंतः प्रद्रव्य जालिका पर प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं में। दोस्तों स्तनधारी और मम्मल्स की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमैटिन धागों का। दोस्तों क्रोमैटिन धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमैटिन धागे के इस परिवर्तित रूप को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र मूलतः क्रोमैटिन धागे, न्यूक्लियक अम्ल, डीएनए तथा क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन से निर्मित होता है। डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों से, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से। दोस्तों कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से निर्मित होती है। यह कोशिका द्रव्य की बाह्य परत है जो लचीली होती है। इसका लचीलापन कोशिका को बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों, बाहरी परत, आंतरिक परत
एवं मध्य परत से मिलकर होता है। इनमें से बाहरी एवं आंतरिक परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस संघ में बनती हैं? मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस संघ में बनती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली। दोस्तों, लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा बोन मैरो द्वारा किया जाता है। तिल्ली अथवा प्लीहा स्प्लीन शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि डक्टलेस ग्लैंड है। यह रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रमुख कोशिकीय रचनाएं और उनके कार्यों के बारे में। दोस्तों, पहली हमारी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करता है। अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये है, इसका कार्य है कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, जिसे कहते हैं आंतरिक कोशिकीय परिवहन। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका कार्य है कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण, कोशिका का ऊर्जा घर। अगला है हमारा गाल्जी उपकरण। तो दोस्तों, इसका कार्य है विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता। अगला है हमारा राइबोसोम। दोस्तों, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल। और अगला है लाइसोसोम। इसके कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार करता है ये। अगला है सेंट्रोसोम। तो ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला है हरित लवक। ये मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल अर्थात प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करता है। अगला है अवर्णीय लवक। ये खाद्य संग्रह में सहायक है। अवर्णीय लवक खाद्य संग्रह में सहायक है। अगला प्रश्न है वर्णीय लवक। दोस्तों, फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। और अगला है हमारा केंद्रक। ये कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक नियंत्रण केंद्र है। और अगला है हमारा गुणसूत्र। ये है जीन वाहक एवं कोशिका कार्यों का नियंत्रण करने वाला। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।